शाम के 4 बजे। जगह पटना का चित्रगुप्त नगर। एक हॉस्टल का बंद कमरा और उसके अंदर फर्श और बेसुध पड़ी एक 18 साल की लड़की। वो लड़की जो कुछ घंटे पहले तक एक डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात वो नहीं थी जो उस कमरे में मिली। सबसे खौफनाक बात वो थी जो इस घटना के बाद एक पुलिस अफसर ने उस लड़की की रोती हुई मां से कही। आरोप है कि उस मां से कहा गया, इंसाफ मिलने में 15 साल लग जाएंगे। पैसे ले लो और केस वापस ले लो। सोचिए, एक मां जिसकी बेटी अस्पताल में दम तोड़ रही है, उसे सिस्टम इंसाफ की जगह सौदा ऑफर कर रहा था। क्या पटना के हॉस्टल्स अब हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, या फिर ये एक गहरी साजिश थी जो सुसाइड का नाम देकर दबाया जा रहा था? दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा, ये एक खतरनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के जहानाबाद जिले से। यहाँ एक साधारण सा परिवार रहता था जिसका सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाए। वो 18 साल की एक होनहार स्टूडेंट थी। उस लड़की का नाम हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि विक्टिम का नाम नहीं लिया जा सकता, ताकि उनकी गोपनीयता को छिपाए रखा जा सके। लड़की का भी सपना वही था जहां बिहार के लाखों बच्चे देखा करते थे, नीट क्रैक करना और एक सफल डॉक्टर बनना और माँ बाप का नाम रोशन करना। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपना घर बार छोड़कर पटना में आ गई। पटना, जिसे हम एक एजुकेशन हब कहते हैं, जहाँ बोरिंग रोड और कंकड़ बाग जैसी गलियों में कोचिंग सेंटर्स की भरमार लगी है। वो चित्रगुप्त नगर के एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। दोस्तों, ये लड़की सिर्फ स्टूडेंट नहीं थी, एक बदलते हुए बिहार की एक तस्वीर थी, जहां टियर 3 जैसे शहरों में माता पिता अपने सारी पूंजी अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में झोंक दिया करते हैं। 26 दिसंबर 2025 को वो सर्दियों की छुट्टी बिताने के लिए पटना से जहानाबाद अपने घर गई हुई थी। सब कुछ सामान्य था, अपने परिवार के साथ हंसी मजाक और समय बिता रही थी। लेकिन किसी को ये पता नहीं था दोस्तों कि जैसे ही वो जहानाबाद से पटना पहुंचेगी, वो उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। दोस्तों, अब हम घटना वाले दिन यानी 5 जनवरी 2026 की एक एक मिनट की टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। छुट्टियां खत्म होने के बाद 5 जनवरी 2026 की शाम वो जहानाबाद से ट्रेन पकड़कर पटना के लिए निकल पड़ती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पटना जंक्शन पर उतरने के बाद उसे स्टेशन से अपने हॉस्टल पहुंचने में लगभग 35 मिनट लगे। ये 35 मिनट बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों। क्या इसी दौरान उसके साथ कुछ हुआ? पुलिस का कहना है कि वो सीधे अपने हॉस्टल चली गई थी, लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू होता है दोस्तों जब वो अपना पहला कदम हॉस्टल के अंदर रखती है। 5 जनवरी की रात से लेकर 6 जनवरी की दोपहर तक वो हॉस्टल में ही रहती है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर उस वक्त हॉस्टल में कौन कौन मौजूद था। जांच में सामने आया दोस्तों कि उस वक्त हॉस्टल का मालिक मनीष कुमार रंजन उसी बिल्डिंग में मौजूद था। एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में बिना किसी महिला वार्डन के मालिक के मौजूदगी से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगले दिन यानी 6 जनवरी को शाम के 4 बजे वो लड़की अपने कमरे में बेसुध पाई जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस है दोस्तों। पुलिस और हॉस्टल प्रशासन का दावा है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है दोस्तों कि अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो क्या उसने खुद को नुकसान पहुंचाया, या फिर किसी ने मजबूर किया, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि दरवाजा को बाहर से लॉक कर दिया गया और कहानी को बिल्कुल बदल दिया गया। बेसुध पड़ी लड़की को उपचार के लिए एक सरकारी अस्पताल PMCH, जो पटना का बहुत ही बड़ा फेमस अस्पताल है, वहां ले जाने के बजाय पास के एक प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरा मोती हॉस्पिटल ले जाया गया। ये फैसला आखिर किसने लिया और क्यों? यहीं से शुरू होता है दोस्तों इस केस का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। इस केस ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया। सोर्सेज के मुताबिक हमारे पास 2 रिपोर्ट्स हैं और ये दोनों रिपोर्ट एक दूसरे के विपरीत है। हम आपके सामने दोस्तों 2 थ्योरी रखना चाहते हैं। पहली थ्योरी है प्राइवेट हॉस्पिटल से दी गई क्लीन चिट। जब उसे 6 जनवरी को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो वहां एक महिला गायनोकोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, नो साइंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और असल्ट, यानी यौन हिंसा का कोई निशान नहीं है। वहां के यूरिन रिपोर्ट में कहा गया कि उसने नींद की गोलियां खाई हैं। पुलिस की शुरुआती थ्योरी यही थी दोस्तों कि ये एक सुसाइड का मामला है, जैसे एक तनाव में आकर एक बच्चे ने अपनी जान लेने की कोशिश की। अब आपके सामने दोस्तों हम दूसरी थ्योरी रखना चाहते हैं।
जो है पीएमसीएच की खौफनाक रिपोर्ट। हालत बिगड़ते ही उसे प्राइवेट हॉस्पिटल से पीएमसीएच हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम किया और 14 जनवरी को जब ये रिपोर्ट आई तो पुलिस की पैरों तले जमीन खिसक गई। पीएमसीएच की रिपोर्ट में साफ लिखा था, सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। उसके गले और कंधों पर क्रेसेंटिक नेल अब्रेशंस मिले, यानी नाखूनों के गहरे निशान, जो तब आते हैं जब किसी का गला दबाया जा रहा हो या वो बचने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे। सोचिए दोस्तों, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नाखूनों से बॉडी को नोचा गया है। पीएमसीएच की ये रिपोर्ट आते ही पुलिस को अपनी थ्योरी बदलनी पड़ जाती है और पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। प्राइवेट हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स के पीछे एसआईटी लगा दी जाती है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सतीश कुमार को एसआईटी ने 12 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा बनाए गए रिपोर्ट्स क्या जानबूझकर बनाए गए थे या इसके पीछे किसी को बचाने की साजिश चल रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये केस कोर्ट और कानून की नज़र में कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल एसआईटी बनाई गई है जिसे एसएचओ मेनका रानी लीड कर रही है। इसमें 5 महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं। अभी तक हॉस्टल के मालिक, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। पहले ये मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसमें बीएनएस की धारा 64 और धारा 103 मर्डर के एंगल्स की जांच हो रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए एक हायर मेडिकल फैसिलिटी, शायद एम्स, भेजा है। यही फाइनल रिपोर्ट दोस्तों तय करेगी कि आखिर ये सुसाइड था या फिर एक मर्डर। तो साफ है दोस्तों कि अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है, इंट्रोगेशन चल रहा है और कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। उस लड़की के गार्जियन को अभी लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी है उस डर की जहां पटना के हर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां महसूस कर रही हैं। जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा ही केस बिल्कुल 6 जनवरी को हुआ। औरंगाबाद में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। वजह थी छेड़खानी और हैरासमेंट। जब हम अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो किताबों में सुरक्षित होंगी, लेकिन ये पटना के प्राइवेट हॉस्टल्स बिना किसी नियम कानून के चल रहे हैं। न सीसीटीवी, न गार्ड्स, न फीमेल वार्डन। एक 18 साल की लड़की जिसका सपना था एक सफल डॉक्टर बनना, वो ऐसे करप्ट सिस्टम का शिकार बन गई जहां का अस्पताल ही झूठ बोलने लगा। दोस्तों, यहाँ 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर पहले ही दिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल गलत रिपोर्ट्स ना देती तो शायद पुलिस पहले दिन से ही एक्टिव हो जाती और मेन कल्प्रिट को पकड़ लिया जाता। दूसरा सवाल दोस्तों, क्या पुलिस के द्वारा विक्टिम के परिवार को ये कहना सही था कि इंसाफ के लिए 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि पैसे ले लो? क्या ये गरीब आदमी का हौसला तोड़ने की साजिश नहीं थी? ये पावर और पैसे का खेल है जहां सच को नींद की गोलियों के रैपर में लपेटकर दफनाने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये सिर्फ केस नहीं था, ये एक सिस्टम की कहानी थी। यहाँ सिर्फ एक जहानाबाद की लड़की नहीं टूटी, यहाँ भरोसा, सपना और इंसानियत भी मारी गई। पावर, पैसा और ईगो जब हाथ में आ जाता है तो सारे रिपोर्ट्स बदल दिए जाते हैं और सच को फाइल के नीचे दबा दिया जाता है। लेकिन जब तक दोस्तों हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये डर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसमें मेल कल्प्रिट पकड़ा जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।